हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट हेड जो शुरू होता है वो शुरू होता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज को अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे कि ये एग्जाम में किस तरीके से इस हेड से एमसीक्यू क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस जो प्रैक्टिकली अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय के रूप में सर्व करते हो या एज ए एम्प्लॉयर के रूप में सर्व करते हो तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस क्या क्या होंगे। और ये मान के चलिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बीएनपी हेड के बाद में, बिजनेस और प्रोफेशनल हेड के बाद में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हेड है तो वो है हमारा सैलरीज हेड। क्योंकि सैलरीज हेड में बहुत सारे तरह के प्रोविजंस चलते हैं। एक तो चलता है हमारा अलाउंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चलता है हमारा परक्यूसिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद में प्रोविजन चलते हैं हमारे मिसेलियस, ठीक है। कई तरीके के इसमें प्रोविजंस चलते हैं, ठीक है जी। तो बिना किसी टाइम के हम इसको शुरू करते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है हमारे डिस्कशन से। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि इनकम फ्रॉम जो सैलरी हेड है, अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन जो हमारा सबसे पहले बेसिक चार्जिंग सेक्शन आता है कि बेसिक चार्जिंग जो सेक्शन है वो कौन सा है। तो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है बेटा इसका 15। बेसिक चार्जिंग सेक्शन वो होता है मेरा 15। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं कि इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस का सेक्शन है वो है डिडक्शंस का सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और इसके बाद में परक्यूसिट्स, ठीक है। परक्यूसिट्स का जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन अंडर सेक्शन 17। तो मेरे यहाँ पर तीन ही सेक्शन हैं जो पूरे सैलरीज हेड को कवर करते हैं। क्लियर। तो सैलरीज हेड को जो कवर करते हैं तो सैलरीज हेड की बेसिक चार्जिंग सेक्शन आपको ये बताता है कि कौन सी पर्टिकुलर इनकम आपके सैलरी हेड में चार्ज होगी, यानी उसकी प्राइमरी कंडीशंस क्या होगी जिसके बेसिस पे सैलरी हेड में हम टैक्सेबल करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता दिया कि जो सैलरीज का जो हम कंप्यूटेशन करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टैक्सेबल सैलरी पेमेंट्स एंड अलाउंसेज। ये आता है हमारा 15 और 17 वन में आता है टैक्सेबल सैलरी पेमेंट्स एंड अलाउंसेज। उसके बाद नंबर आता है परक्यूसिट्स कम और तीसरा नंबर आता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी कम। क्लियर। तो प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ का सेक्शन याद रखना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, जिसमें हमारे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी को डिफाइन किया गया है, टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट का टोटल कर लूं तो ये आता है मेरा ग्रोस सैलरी। और ग्रोस सैलरी में से हम लेस करते हैं क्या, डिडक्शंस। और सैलरी हेड में जो डिडक्शंस होती है वो तीन तरह की डिडक्शंस होती है। पहली पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स होती है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जहां जहां पर जिस सेक्शन के आगे मैं स्टार लगाऊं वो आप समझ जाना कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे किसको मिलती है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आता है। उसके बाद में आता है डिडक्शंस फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 या क्लोज 3 जो अपन कह सकते हैं इसको। तो मेरे पास में जब मैं ग्रोस सैलरी में से अगर तीनों ही डिडक्शंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरीज। क्लियर है। तो मेरे पास में आ जाएगी ये इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी टैक्सेबल सैलरी इनकम, इसको बोलते हैं बेटा टैक्सेबल सैलरी इनकम। चलिए जी, अब हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सेक्शन है वो एक एक चीजों को कैसे डिफाइन किया है। सबसे पहले बात करें तो हमारा आता है बेसिक चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15। ये सेक्शन 15 क्या कहता है कि कोई भी इनकम सैलरी हेड में चार्ज होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है
आपके दो कंडीशंस के ऊपर। कितनी कंडीशंस? दो। पहली कंडीशन है कि जो पेयर और जो पेई है उनके बीच में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। क्लियर? चलिए जी, अब एक एक को देखते हैं जी कि इसका मतलब क्या है। मैंने पहली बात की कि पहली कंडीशन की कि जो पेयर और पेई है उसके बीच मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मास्टर और सर्वेंट का मतलब कैसे रिलेशनशिप, कैसे जज करेंगे कि इन दोनों के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है? यानी अगर कोई बंदा आपके अंडर काम करता है, अंडर काम करने से मतलब आपके डायरेक्ट सुपरविजन में काम करता है और उसका आप उसके ऊपर, उसके काम के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो वो जो पर्सन आपके अंडर में काम कर रहा है आपके इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए बाध्य है, उसे आप बोलते हैं मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप। यानी वो आपके कहे अनुसार काम करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके काम की मॉनिटरिंग आप करते हैं और टेक्निकल वर्ड में ये कहे तो उसके काम के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपका है। तो वहां पर हम कहेंगे कि दोनों के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्लियर है जी? दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने पास काम करने के लिए या अपने अंडर काम करने के लिए क्या कर सकता है? बाउंड कर सकता है। क्या कर सकता है? बाउंड कर सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक सर्टेन रेम्यूनरेशन के लिए सर्विस देता है, सेवा देता है। जो ज्यादा पैसे देगा, जो अच्छे पैसे देगा, मैं उसको सर्विस डिलीवर करूंगा। यानी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ध्यान रखना दो ही वर्ड है, ऑफ और फॉर। ऑफ अगर बीच में आ गया तो एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी मैं एक एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन अगर मैं एज ए सीएम किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को सर्विस देता हूं तो वहां पर मेरा उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाला, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, न कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला होता है। यानी वो जो कस्टमर है, वो जो क्लाइंट है, वो मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि नहीं आपको जी मेरा काम करना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी इच्छा है तो मैं करूं, नहीं इच्छा है तो नहीं करूं। मेरे अगर आपके रेम्यूनरेशन में सेटलमेंट बैठ रहा है तो मैं आपको सर्विस दूं, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है? तो हमारी एग्जाम के लिए ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी एग्जाम के लिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए सैलरी के लिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। दूसरा एक और रिलेशनशिप आता है, ये कंडीशन का नहीं है, ये इसी का पार्ट है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नॉट कवर्ड। क्योंकि एजेंट जो होता है वो फ्री होता है काम करने के लिए, वो प्रिंसिपल्स के ऑर्डर्स को फॉलो भी कर सकता है और अपने मन का भी काम कर सकता है, अपने विवेक से डिसीजन भी ले सकता है। प्रिंसिपल जो होता है वो उसको बाउंड नहीं कर सकता। इसलिए प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो मेरी सैलरी के टैक्सेबिलिटी में नहीं आता। क्लियर हो गया जी? चलिए जी, आगे आता है कि मैंने कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस लिखे हैं जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर डबल स्टार लगा दिया है। आप एग्जाम में जाते टाइम पर इनको जरूर स्टडी करके जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, एम्प्लॉय वर्सेज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। एक होता है एम्प्लॉय जो किसी के अंडर में काम करता है और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बताया अभी सीए वाला एग्जांपल। ठीक है? तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो मेरी कहां पे जाएगी? बीएनपी हेड में जाएगी। और एज ए एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो जाएगी कहां पर? सैलरी हेड में जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया, मिस वाई एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। मिस वाई एक नाम की एक एक्ट्रेस है जो कि चोपड़ा फिल्म में काम करती है। वेयर इन शी गेट्स द मंथली सैलरी ऑफ ₹1 लाख।
वो एक महीने की सैलरी लेती है 1 लाख रुपए। फिल्म के प्रोडक्शन के हिसाब से चार्ज नहीं करती है, क्या लेती है वो, मंथली सैलरी लेती है। ध्यान रखना, वर्ड्स का ध्यान रखना, क्या लेती है, मंथली सैलरी लेती है। सी एक्ट इन वेरियस फिल्म्स एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली टू चोपड़ा फिल्म्स। वो क्या करती है, चोपड़ा फिल्म जो हाउस है उसमें काम करती है। तो जो चोपड़ा फिल्म जो भी फिल्म प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं वो किसको करते हैं, चोपड़ा फिल्म्स को करते हैं, न कि उसको करते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ कि द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय मिस वाई फ्रॉम चोपड़ा फिल्म कॉन्स्टिट्यूट हर सैलरी। जो भी उसका रेम्यूनरेशन होगा वो किस में जाएगा, सैलरी हेड में जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वहां पर मंथली सैलरी करती है, चाहे फिल्म बने या ना बने, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी प्रोड्यूसर से जो चोपड़ा फिल्म से फिल्म जो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो डायरेक्टली पेमेंट करते हैं किसको, चोपड़ा फिल्म्स को, न कि मिस वाई को करते हैं। क्लियर। दूसरे केस में क्या हुआ, इन केस मिस वाई डज नॉट गेट मंथली रेम्यूनरेशन फ्रॉम चोपड़ा फिल्म्स, बट मंथली रेम्यूनरेशन नहीं लेती है, ध्यान रखना। क्लियर। बट रिसीव फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से पेमेंट लेती है। देन इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी एंड शैल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम। क्योंकि वो जो भी फिल्म प्रोड्यूस करता है उससे जितनी भी फिल्म प्रोड्यूस होगी उसके हिसाब से वो वहां पर क्या करती है, इनकम चार्ज करती है, न कि चोपड़ा फिल्म से मंथली रेम्यूनरेशन लेती है। क्योंकि वो चोपड़ा फिल्म में एज ए एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं करती, वो तो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में काम करती है। आज इसकी मूवी बना रही है, आज उसकी मूवी प्रोड्यूस कर रही है, तो जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो कहां जाएगा, उसकी प्रोफेशनल इनकम के रूप में काउंट होगा। क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो एक टीचर, पेपर सेटर या इन्विजिलेटर, नॉट एन एम्प्लॉय। अगर एक स्कूल का टीचर स्कूल में काम करता है और वो वहां से सैलरी लेता है, तो वो उसकी सैलरी हेड की इनकम होगी। लेकिन अगर वो एज ए एग्जामिनर काम करता है, पेपर सेटर काम करता है, इन्विजिलेटर के रूप में काम करता है, तो वो उसकी जो इनकम है वो सैलरी नहीं होगी, वो उसकी इनकम कहां पे जाएगी, अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एज ए इन्विजिलेटर या फिर पेपर सेटर वो किसी के नीचे काम करने के लिए बाउंड नहीं है। क्लियर हो गया जी। अगला आता है सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए एमपी। एमएलए एमपी को जो सैलरी मिलती है वो कहां पे जाएगी। देखो एमएलए एमपी जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, न कि गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर हो गया। और वो 5 साल के लिए होता है। बट जो रेम्यूनरेशन उनको जो मिलता है वो कहां से मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो उनकी जो सैलरी इनकम है वो एज ए मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप में नहीं आती, तो कहां आती है वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है एमएलए एमपी की इनकम। क्योंकि वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि उनको जो अलाउंस, जो सैलरी जो भी मिलता है वो कहां पे जाता है, अदर सोर्सेज हेड में जाता है। लेकिन अगर किसी को मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है, अगर किसी भी एमएलए एमपी को किसी मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है या उसको मिनिस्ट्री संभलाई गई है, मिनिस्ट्री है उसके पास में, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो कहां पे जाएगा, अंडर द हेड सैलरी में जाएगा। क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री आपको अपॉइंट किया है, मिनिस्ट्री का हेड आपको अपॉइंट किया है, और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। तो आप एज ए एम्प्लॉय के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। तो एमएलए एमपी अगर कोई मिनिस्ट्री इंचार्ज है तो वो जो उसकी रेम्यूनरेशन है वो कहां पे जाएगी, सैलरी हेड में जाएगी। क्लियर है, ये मैंने स्टार लगा दिया, इसको ध्यान में रखना। अगला जी, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेज। जो जज के जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो कहां जाता है। देखो जज का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो जज को जो भी सैलरी मिलेगी वो कहां पे जाएगी, एज ए सैलरी हेड में जाएगी। कहां पे जाएगी वो, सैलरी हेड में जाएगी। इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान रखना। ये एग्जांपल इसीलिए है ताकि एग्जाम में पूछता है। इसके बाद में आता है रिटेंशन फीस रिसीव्ड बाय एडवोकेट जनरल। जो हमारे केंद्र सरकार का या जो राज्य सरकार का जो एडवोकेट जनरल होता है, अलग अलग स्टेट में अलग नाम से बोलते हैं, तो वो गवर्नमेंट का एक प्रोफेशनल एडवोकेट होता है जो लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है। तो वो एज ए जो काम करता है वो किस रूप में काम करता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है। और प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है
तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी हेड में ना जाकर कहां जाएगा, बीएनपी हेड में जाएगा। क्लियर है जी। चलिए जी, इसके बाद में आता है पे एंड अलाउंसेज, पे एंड अलाउंसेज टू द चीफ मिनिस्टर सैलरी। चीफ मिनिस्टर की जो सैलरी है वो कहां पे जाएगी? तो पहले बात तो चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट की गई है। तो जो मिनिस्टर्स को जो सैलरी का जो पेमेंट होगा, मिनिस्टर्स को जो सैलरी का जो पेमेंट होगा हम, वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगा, चीफ मिनिस्टर की सैलरी। क्योंकि ये जो पोस्ट क्रिएट की गई है चीफ मिनिस्टर की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट की गई है। तो आप एज ए कॉन्स्टिट्यूशन से आप किसी बंदे को, किसी एमएलए को एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो वहां पर जो अपॉइंट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है, बहुमत दल के नेता को अपॉइंट किया जाता है। तो उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो चीफ मिनिस्टर की सैलरी कहां पे जाएगी? हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगी। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। ये एग्जांपल आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये पीएसयू या अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसका जस्ट आपको एक रिवाइज करना है फटाफट से। क्लियर। चलिए, अब आती है बात कि जो सेक्शन 15 था उसमें जो हमारी जो सैलरी का जो टैक्सेबल है वो बेस क्या बताया गया है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। क्लियर। तो जो सैलरी जो हमारी टैक्सेबल करेंगे वो टैक्सेबल करेंगे ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। तो सैलरी जो टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर मैं ये कहूं कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर का अगर मैं फंडा अपनाऊं, अगर आपको सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन आपको मिली नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकम टैक्स वालों से कि मेरी सैलरी अभी तक मिली नहीं है तो इस पर टैक्स नहीं लगाए। नहीं, सैलरी आपने अर्न तो कर ली है तो उसी बेसिस पे आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने मान लो एडवांस में सैलरी ले ली है और अभी तक वो पीरियड आया नहीं है उसका, अभी तक वो सैलरी ड्यू नहीं हुई है, तो भी एडवांस बेसिस पे, यानी ड्यू और रिसिप्ट दोनों में से क्या चीज पहले हुई है उसी बेसिस पे सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसिप्ट में से पहले देखेंगे पहले कौन सी घटना घट रही है, उसी की बेसिस पे सैलरी को क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। चलिए जी, एडवांस जो सैलरी होती है अभी मैंने डिस्कस कर लिया, वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। एरिया ऑफ जो सैलरी होती है वो भी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है? रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। लेकिन जब एडवांस सैलरी जब एक बार टैक्सेबल हो गई तो दोबारा ड्यू होने पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है? टैक्सेबल हो चुकी है। क्लियर। अब आता है कि एक पार्टनर को, आपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, कि एक पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेता है। ठीक है। तो हम याद है आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं अपन बाई सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं अपन टू सैलरी। यानी पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी देना खर्चा हो गया। लेकिन अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो सैलरी उनकी क्या है? इनकम। तो भाई जो पार्टनर की सैलरी है वो बिजनेस, जो आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। वहां पर जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर आपने पार्टनरशिप ध्यान से पढ़ा हो तो ये जरूर लिखा होता है कि पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। एक पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट होता है, दोनों, यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी पार्टनर्स के पास में बराबर मालिकाना हक होता है। ठीक है। तो पार्टनर्स ने जो सैलरी इनकम ली है वो कौन से हेड में जाएगी? फिर वो जाएगी मेरी कहां पर? बीएनपी हेड में जाएगी। कौन से हेड में जाएगी? टू बी टैक्सेड इन द बीएनपी हेड। क्लियर हो गया जी। तो ये ध्यान रखिए कि पार्टनर को जो सैलरी इनकम मिलती है वो कहां पे जा रही है? मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड में कवर होती है। क्लियर। चलिए, अब आता है सैलरी का मतलब। अब इस सैलरी के मतलब में बस आपने मतलब की जो चीज है कि सैलरी का मतलब कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, मीनिंग ऑफ सैलरी कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? मीनिंग ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। बाकी
इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 17(1) है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर किसको डिफाइन किया गया है, सैलरी को डिफाइन किया गया है। चलिए जी, अब आता है आगे का काम। आगे जो दिया हुआ है, हमारी जो सैलरी की जो स्केल होती है, जो हमारी सैलरी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो क्या क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं कि सैलरी से रिलेटेड जो है वो क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। देखिए सैलरी, अगर आपने किसी एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयमेंट देखा होगा तो वहां पर उसको इस तरीके से मिलता है 20,000 डैश, 1,000 डैश, 25,000 डैश, 5,000 डैश, 50,000। मान लो ये चीज लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्केल ऑफ पे। क्या बोलते हैं इसको, स्केल ऑफ पे, पे का स्केल, कि उस एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। एक तो ये होता है, दूसरा होता है, मान लो ये लिखा हुआ है 20,000, ठीक है, इनिशियल अपॉइंटमेंट, और फिर लिखा होता है ग्रेड पे, जो अभी अपने गवर्नमेंट में चलता है ग्रेड पे। जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ग्रेड पे होता है 6,000, क्लियर है। तो 20,000 का जो इनिशियली अपॉइंटमेंट, तो इस स्केल ऑफ पे का मतलब क्या होता है कि देखो दो तरह की पे स्केल होती है। पे स्केल दो तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स पे स्केल, ये होती है फिक्स पे स्केल, यानी जहां पर आपकी जो ग्रोथ है वो फिक्स है, कि आपकी स्टार्टिंग जो अपॉइंटमेंट होगा वो एम्प्लॉय का कितने पे होगा, 20,000 पे होगा। ध्यान से समझना इसको, मैं जब सीए कर रहा था तो मैंने सैलरी का सब पढ़ लिया था, लेकिन स्केल ऑफ पे नहीं पढ़ा था, उसकी वजह से और एग्जाम में स्केल ऑफ पे ही आ गया। अब क्या हुआ कि जब भी मैं किसी भी, जैसे मान लो एचआरए की कैलकुलेशन करनी हो, आरएफए की कैलकुलेशन करनी हो, या किसी भी परक्यूसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आपको ध्यान है वहां पर सैलरी का मतलब अपन को ध्यान रखना होता है कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में आपने जब बेसिक सैलरी गलत कर दी तो इसका मतलब आपकी सारा कंप्यूटेशन गलत हो गया। तो बाद में मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट अपना रह गया था। तो मैं जब भी इस पॉइंट को पढ़ाता हूं तो क्लास में हमेशा कहता हूं कि आप स्केल ऑफ पे को ध्यान से पढ़िए। इसका मतलब होता है कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा 17 अक्टूबर 2020 को मैंने कोई नौकरी ज्वाइन की, तो डेट टू डेट यानी एक साल, अगले एक साल तक, अगले एक साल तक मतलब 16/10/2021, ये मेरा पूरा एक साल हो गया। यहां पर मेरी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, बेसिक सैलरी 20,000 रुपए रहेगी, क्लियर। अब जब अगला साल आएगा, अगला साल मतलब 17/10/2021 से 16/10/2022, यहां पर मेरी सैलरी 1,000 रुपए से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंट। तो मेरी वहां पर सैलरी हो जाएगी बेसिक सैलरी 21,000 रुपए। तो ये हर साल मेरी सैलरी 1,000 रुपए बढ़ती रहेगी, कब तक, जब तक कि मेरी सैलरी 25,000 रुपए नहीं हो जाती। फिर 25 के बाद में मेरा जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट तब तक लगता रहेगा जब तक कि मेरी सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 50,000 नहीं हो जाती। ये तो होती है मेरी फिक्स पे स्केल। इसके बाद में आता है ग्रेडेड पे स्केल। ग्रेडेड पे स्केल में क्या होता है कि मेरी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए, तो मेरा फर्स्ट ईयर अपॉइंटमेंट ये रहेगा। फिर उसके बाद में मेरी ग्रेड पे के हिसाब से क्या रहेगा, मेरा स्लैब जो है वो चेंज होता रहेगा, यानी मेरी 6,000 ग्रेड पे है या 4,200 ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर हो गया जी। चलिए, तो दो तरह का पे स्केल होता है, एक तो फिक्स पे स्केल और एक होता है ग्रेडेड पे स्केल। इन फिक्स पे स्केल द एम्प्लॉय रिसीव ए सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये 1,000 रुपए इंक्रीज होता रहेगा, कब तक, 5 साल तक, जब तक कि मेरी सैलरी 25,000 नहीं हो जाती। जबकि इन केस ऑफ ग्रेडेड पे स्केल द एम्प्लॉय गेट एन एनुअल इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड इन विच ही इज प्लेस्ड, यानी उसकी ग्रेड के हिसाब से फिर क्या लगता रहता है, इंक्रीमेंटल लगता रहता है हर साल के लिए। तो यहाँ पर अपन ये कहे कि दो तरह का हमारा पे स्केल हो गया, एक तो हो गया फिक्स पे स्केल और दूसरा हो गया ग्रेडेड पे स्केल। क्लियर। चलिए जी, अब आते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टैक्स फ्री सैलरी का।
टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ये कह देता है कि आप तो मेरे यहाँ जॉब करिए, मैं आपको सैलरी दूंगा और आपकी सैलरी पे जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा, तो इसका मतलब अब उसको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, तो उसके जो सैलरी है उसका सारा टैक्स कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो हम ऐसी सैलरी को बोलते हैं टैक्स फ्री सैलरी। क्या बोलते हैं उसको? टैक्स फ्री सैलरी। तो टैक्स फ्री सैलरी जो होती है तो उसने जो टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि वो जो टैक्सेबल सैलरी है जिस पर उसने टैक्स दिया है वो सैलरी हेड में, वो सैलरी में वापस उसकी ऐड हो जाएगा और जो उसने टैक्स पे किया है वो उसकी सैलरी इनकम में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट एडवांस सैलरी वर्सेस लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। एक तो होता है लोन अगेंस्ट सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। देखो दोनों चीज में फर्क है। आप किसी अपने एम्प्लॉयर से ये कहते हो कि जब मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट आवश्यकता है, मेरे घर में कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई है, मैं यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे विश्वास करके 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए और उसके बाद आप मेरी सैलरी में से महीने के 10-10 या जो भी आप अमाउंट बताओगे वैसा महीने का आप क्या कर दीजिए? डिडक्ट कर दीजिए। तो वो जो सैलरी है उसको अपन बोलते हैं कि उसने लोन लिया है। किसके अगेंस्ट में लोन लिया है? सैलरी के अगेंस्ट में लोन लिया है उसने। किसके अगेंस्ट में? सैलरी के अगेंस्ट में। तो ऐसे लोन जो लिया है वो सैलरी का रूप नहीं माना जाएगा, उसे एज ए सैलरी के रूप में मानकर उसे हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? इट मीन्स द एम्प्लॉय टेक्स लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर and agree to pay the same in specified number of installment, and such installment may be deducted out of salary of the employee due to him in subsequent month। आने वाले टाइम में तो नॉट एज ए इसको सैलरी, ये इसको हम सैलरी के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट एज ए सैलरी। क्लियर? चलिए जी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी ये क्या होता है कि आपने एम्प्लॉय ने एडवांस लिया किसके अगेंस्ट में? उसकी सैलरी के अगेंस्ट में, एंड एग्री टू गेट द सेम एडजस्टेड फ्रॉम हिज सैलरी सब्सिक्वेंटली। एडवांस लिया और आपसे कहा कि मैं 4 महीने की सैलरी एडवांस ले रहा हूं और 4 महीने तक आप मुझे सैलरी के रूप में पैसा मत देना, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे ये सैलरी क्या होती जाएगी? एडजस्ट होती जाएगी। तो अगर आपने एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया है तो वो क्या है? टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवरेज अर्लियर, आपने एडवांस में ही 4 महीनों की सैलरी पहले ही ले ली, तो यानी सैलरी पहले ही क्या हो चुकी है? आपको रिसीव हो चुकी है, इसलिए वो रिसिप्ट बेसिस पे क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये जो है ये क्या होगा? ये मेरा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल एज सैलरी, टैक्सेबल एज सैलरी। क्लियर? चलिए जी, यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अदरवाइज हमें क्या होगा कि फिर दिक्कत हो जाती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे हमारा कॉन्सेप्ट है एक और, फोर गोविंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। देखो दो चीज होती है, जैसे आपको ध्यान है अभी कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भैया आपकी जो एक एक दिन की जो सैलरी है वो आप क्या करिए? कोरोना पीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करिए, ताकि ये जो कोरोना की दवाई बनाई जा रही है, कोरोना के लिए जो मेडिकल रिलीफ जो दिया जा रहा है, उसमें एज ए आपकी देश के नागरिक होने के नाते आपका क्या कंट्रीब्यूशन बनता है वो आप दर्शा सको, और गवर्नमेंट जो है वो आपकी 1 दिन की या 5 दिन की जो सैलरी है वो पीएम रिलीफ फंड में जमा करेगी, आपको नहीं देकर। तो अगर कोई किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है, उसमें अगर आप अपनी सैलरी सरेंडर करते हो तो वो पर्टिकुलर सैलरी इनकम टैक्स में क्या होती थी? एग्जेम्प्ट होती थी। क्यों? क्योंकि वो हमने गवर्नमेंट के वॉलेंट्री सरेंडर किया है, देश हित के लिए हमने अपनी सैलरी सरेंडर की है, इसलिए वो जो सैलरी है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी, उसे हम अपने टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया?
लेकिन अगर मान लो आप अपनी सैलरी रिसीव करने के बाद, ड्यू या एक्रू करने के बाद में अगर आप उसको फोरगो करते हो, उसको क्या करते हो, फोरगो करते हो या वेव करते हो, तो वो सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाएगी, वो सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर हो गया? तो फोरगोइंग है वो किसी देश हित के लिए आपने फोरगो नहीं किया, उसमें आपका कोई टैक्स प्लानिंग छुपी हुई है, कोई आपके ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी वजह से आप उसको फोरगो कर रहे हो, तो वो जो आपने जो सैलरी फोरगो किया है ड्यू या एक्रू होने के बाद में, तो वो पर्टिकुलर जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होगी। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो सरेंडर ऑफ सैलरी होती है वो टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट होती है, और फोरगोइंग ऑफ जो सैलरी होती है वो क्या होती है, हमारी टैक्सेबल होती है। एन्युटी क्या होती है जी? एन्युटी तो सिंपल है कि हमको हर साल मंथली कोई पेमेंट मिलता है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। इट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर और पास्ट एम्प्लॉयर और ए पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर। आपको हर महीने या हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। अगर मान लो वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलता है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलता है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलता है तो कि वो एज ए टैक्सेबल होगी, किस रूप में, सैलरी के रूप में होगी। irrespective of the fact whether it is voluntary payment or in pursuance of any contractual obligation, ये चाहे किसी भी तरीके से मिले, चाहे वो जो आदमी आपको पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे कर रहा है या वॉलंटरीली पे कर रहा है, तो वो किस में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है? इसके बाद अगर वो पास्ट एम्प्लॉयर से भी मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन हम उसको जो टैक्सेबल करेंगे वो किस रूप में करेंगे, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। और आपको ध्यान है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का सेक्शन क्या था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। क्लियर? चलिए जी, ये ध्यान रखना। अगर वो अदर देन आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन से मिलता है, तो फिर वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी फिर आपके अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वहां पर पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? चलिए जी, यहां तक आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब आता है हमारा प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम, कि जो सैलरी इनकम एक्रू होगी उसका प्रोविजंस क्या होता है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था सेक्शन 5, और सेक्शन 5 में हमने एक बात पढ़ी थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ड्यू या रिसिप्ट, अगर आपकी कोई इनकम आपको ड्यू होती है, एक्रू होती है, अर्न होती है इंडिया में और रिसीव होती है बाहर, तो वो तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल होती थी, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। इसके बाद हमने इसका उल्टा पढ़ा था, अगर आपकी इनकम ड्यू होती है, अर्न होती है बाहर और रिसीव होती है इंडिया में, तो भी तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल होता था। क्लियर? तो ऐसे ही यहां पर सेक्शन 5 याद रखना, सेक्शन 5 जो होता है वो हमारा टैक्सेबिलिटी का इनकम का बेस बताता था, और सेक्शन जो 9 है वो हमारा बताता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9। क्लियर? चलिए जी, इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इंडियन सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी आप भारत सरकार के कर्मचारी है और आउट ऑफ इंडिया आप सर्विस देते हैं, लाइक एज आप एक जिसको अपन बोलते हैं राजदूत, किसी देश के दूसरे देश में जाकर आप अपॉइंट होते हैं, वहां के डिप्लोमेसी जो है वहां पर आप एक राजदूत के रूप में रोल प्ले करते हैं, तो एम्बेसडर के रूप में आप वहां पर अपॉइंट होते हैं, तो आपकी जो सैलरी इनकम होगी वो इंडिया में तो टैक्सेबल होगी सैलरी, लेकिन लेकिन क्या, जितने भी परक्यूसिट्स या आपको जो अलाउंस मिलेगा, परक्यूसिट्स या अलाउंस मिलेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। क्लियर? ये ध्यान रखना, आपकी सैलरी तो टैक्सेबल होगी, लेकिन परक्यूसिट्स और जो अलाउंस है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में। क्लियर है जी? चलिए जी, इसके बाद आता है
अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, एनओआर हो, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, आप ध्यान रखना आप नॉन रेजिडेंट है या एनओआर है, सर्विस कहां दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, तो आपकी बाहर अगर आप दे रहे हो तो यानी बाहर ही एक्रू हो रही है, बाहर ही आपको रिसीव हो रही है, नॉन रेजिडेंट हो आप, तो ना तो आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी ना आपका परक्यूसिट अलाउंस टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में आप सर्विस दे रहे हो, कहां दे रहे हो आप, इंडिया में अगर आप सर्विस दे रहे हो, आप जॉब कहां पे कर रहे हो, इंडिया में, तो आपकी जो सैलरी इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी और आपकी जो परक्यूसिट से अलाउंस होगा वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया ना, इंडिया, इंडिया एक में आना चाहिए, अर्थ या रिसीव, इन दोनों में एक चीज इंडिया होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप रेजिडेंट हो, क्या हो आप, रेजिडेंट हो, रेजिडेंट होने के बाद अगर आप किसी, कोई भी आपका एम्प्लॉयर है, कहीं भी आप सर्विस करते हैं, तो आप रेजिडेंट वाले बंदे को तो सब चीज टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या एनओआर है, उसके लिए तो फिर सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर, तो ध्यान रखना, मैंने दो चीज इंपॉर्टेंट बताई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और आपको अगर जो सैलरी जो मिलती है, बेसिक सैलरी तो आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन परक्यूसिट्स जो अलाउंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में। क्लियर है जी, चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अगर मैं पढ़ूं तो डिडक्शंस का मैंने सेक्शन बताया था, सेक्शन 16, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी, सैलरी में जो डिडक्शंस मिलती है वो सेक्शन 16 में मिलती है। अब हमारे यहाँ तीन तरह के, पहले तो दो हुआ करते थे जब मैं पढ़ा करता था, अब गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन और ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम, आपकी इनकम से कुछ भी हो, आपकी इनकम 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, आपको गवर्नमेंट आपको एक फिक्स अमाउंट की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है, वो कितने रुपए की, 50,000 की। अगर आपकी इनकम ही कम है तो ऑब्वियस बात है कि वो कम ही होगी, ठीक है, आपकी इनकम ही मैं करूं कि 40,000 रुपए, तो 40,000 की होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम कितनी ही ज्यादा हो, 50,000 से कितनी ज्यादा हो, तो आपको जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट की जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी, आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर, तो 50,000 और द अमाउंट ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। क्लियर, इसका सेक्शन याद रखना, इसका सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूं आपको। सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A। क्लियर, अब आता है दूसरा हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो छूट मिलती है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में आपको मिलती है। पहले बात तो ये किसको मिलती है, ये मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन मिलती है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है तो आप उसे फर्स्ट इनकम के रूप में उसे इंक्लूड करेंगे और उसके बाद उसको एज ए क्या करेंगे, आप डिडक्शन के रूप में लेस करेंगे। पहली बात, आप उसे इनकम में कंप्यूट करेंगे, अलाउंसेज में फुली टैक्सेबल अलाउंस मानती है उसे, आप उसको टैक्सेबल करोगे, और फिर जब डिडक्शंस की बारी आएगी तो डिडक्शन में हम क्या करेंगे, उससे लेस करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। कैसे मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसकी 3 लिमिट है, विच एवर इज लेस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है जी। तो 3 लिमिट क्या है, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, देखो ये बार बार वर्ड आएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो हम लिखेंगे शॉर्ट में AAR, डबल AR, ₹5,000। अब ये ध्यान रखना, ये जो ₹5,000 है ये नॉट मंथली, मंथली नहीं है ना ईयरली है, ये फिक्स है, नॉट मंथली, ये 5,000 रुपए फिक्स है। उसके बाद क्या है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है, सिर्फ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इस सैलरी में हम किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस परक्यूसिट्स कुछ नहीं शामिल करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस बेनिफिट और अदर परक्यूसिट्स,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा इसमें, बेसिक सैलरी होगा, और बेसिक सैलरी का 20%। तो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट मिला कितना, 5,000 रुपए की स्लैब सीलिंग लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग लिमिट, इसको हम बोलते हैं सीलिंग लिमिट। ठीक है, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस, तो जो लेस होगा तीनों में से वो मेरा क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, यानी डिडक्टेबल हो जाएगा, डिडक्टेबल, डिडक्टेबल। क्लियर, चलिए जी। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्टेट के हिसाब से लगता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स लगाती है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अगर एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो। An assessee is allowed a deduction of any sum paid by him on account of a tax on employment basis system within the meaning of article 276(2). पहले बात तो इसको कौन लगाता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स को। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का अगर दूसरा नाम बोले तो क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स। क्या नाम होता है इसका, प्रोफेशनल टैक्स। क्लियर है जी। इसको कौन लगाता है, इसको लगाता है लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इसमें छूट कितनी मिलती है, इसमें मैक्सिमम जो छूट मिलती है वो मिलती है 2500 रुपए पर एनम, 2500 रुपीज पर एनम, 2500 रुपए की छूट मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है आपको। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स के रूप में आपको अगर इनकम मिली है तो आपको मैक्सिमम जो है वो 2500 की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है, चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये हमारी तीनों डिडक्शन थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। और एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए क्या पढ़ा था, एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। पहले उसको इंक्लूड करेंगे और नीचे जाकर फिर क्या करेंगे, डिडक्शन लेस करेंगे। चलिए जी, अब ऐसे तो हम अलाउंस अभी आगे पढ़ेंगे, कि पहले बात हम ये पढ़ते हैं कि अलाउंसेज क्या होते हैं। देखिए, अलाउंसेज की बात करूं तो अलाउंसेज एक मॉनेटरी पेमेंट होता है। अलाउंसेज क्या होता है, मॉनेटरी पेमेंट होता है, जो आपके बिजनेस के लिए ये अलाउंस जो होता है ये मॉनेटरी पेमेंट्स होता है, पीरियोडिक मॉनेटरी पेमेंट्स, यानी कैश पेमेंट होता है आपका। ठीक है, इसके बाद जो अलाउंसेज जो होते हैं वो आपकी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। आपकी पर्सनल और ऑफिशियल, पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल नीड्स, आपके पर्सनल नीड्स के लिए, या ऑफिशियल, ऑफिशियल नीड्स के लिए दिया जाता है। दैट मॉनेटरी पेमेंट इज कॉल्ड अलाउंस, उसको हम बोलते हैं भत्ता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भत्ता, इंग्लिश में अपन बोलते हैं अलाउंस। बात आती है कि ये अलाउंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ये 3 तरह के अलाउंस होते हैं। एक होता है फुली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है फुली टैक्सेबल अलाउंस, मैंने आगे पेज पे दे रखा है। दूसरा जो अलाउंस होता है वो होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, यानी उनमें से कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, कुछ पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा जो अलाउंस होता है वो होता है फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, यानी पूरा का पूरा जो अलाउंस है वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए जी, तो मैं पार्टली टैक्सेबल का जो हमारा एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है वो मैंने यहाँ पर पहले ही कवर कर दिया है, तो उसको पहले देख लेते हैं। पहले तो उसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल स्टार सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, जहां पर भी मैं डबल स्टार ये बना दूं तो समझ जाओ ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ये कहता है जितने भी सेक्शन 10 जिसके आगे लग जाए ना तो समझ जाओ वो आपका एग्जेम्प्ट का सेक्शन है। एग्जेम्प्ट का मतलब वो पोर्शन आपका टैक्स की कंप्यूटेशन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। अब आता है कि एचआरए क्या होता है। देखिए, 2 तरह के एक एम्प्लॉय होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरी जॉब जो है वो मुंबई में मेरी जॉब लगी, और मान लो मैं जयपुर में रहता हूं, तो मुंबई में जॉब मेरी लगी, तो मैं जब बॉस के पास गया अपन जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो बॉस ने मेरे से कहा कि देखो शर्मा जी, आप यहाँ आराम से जॉब कीजिए, ठीक है, आपको जो भी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको हम रहने के लिए मकान तो नहीं दे सकते, कोई रूम भी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपका ये जो पर्सनल आपका जो खर्चा है, ऐसे तो हमें कोई लेना देना नहीं, आप कहीं भी रहे, हमने तो आपको जॉब करने के लिए बुलाया है,
अब हमें से कोई चीज मतलब नहीं कि आप कहाँ रहते हो, कितना रेंट पे करते हो, ये आपकी हेडेक है। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर होने के नाते मैं आपकी पर्सनल जो ये खर्चा है इसको रियम्बर्स करने के लिए आपको एक मॉनेटरी पेमेंट करूंगा, और उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। यानी आप क्या करिए, मकान भी आप ढूंढिए, जो साइज का चाहिए वो लीजिए, ठीक है, जितना रेंट का आप ले सकते हैं वो लीजिए, लेकिन मैं आपकी जो भी आप रेंट का मकान ले रहे हो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको एज ए आपकी पर्सनल नीड जो है उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए मैं आपको एक मॉनेटरी पेमेंट दूंगा सैलरी के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा। उससे अपन बोलेंगे क्या, हाउस रेंट अलाउंस। अब एक दूसरा एम्प्लॉयर वो क्या कहता है, देखो शर्मा जी आप मुंबई में हमारे यहाँ आ गए, अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपके रहने की व्यवस्था करना। तो हमारे पास में तीन ऑप्शन है, या तो आप कंपनी की होटल में रह लो, पहला ऑप्शन कंपनी की होटल है, या दूसरा ऑप्शन है आप कंपनी का जो गेस्ट हाउस है वहां रहिए, या वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक मकान किराए पे लेंगे और हम किराया वगैरह सब डिसाइड रखेंगे उसका, और बस आप तो उसमें जाकर रहिए, हम आपके लिए सारा अरेंजमेंट करेंगे। तो वो जो मकान जो प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉयर, उसकी उस फैसिलिटी को अपन बोलते हैं आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो दोनों चीज अलग है, आरएफए अलग है, एचआरए अलग है, दोनों को समझिए। एचआरए में मकान भी एम्प्लॉय को देखना है, किराया कितना होगा वो भी एम्प्लॉय को देखना है, किस लोकेशन में लेना है वो भी एम्प्लॉय को देखना है, और एम्प्लॉयर तो सिर्फ क्या करेगा, रेंट का कंपनसेशन आपको कर देगा, ठीक है। अब आप चाहे भले ही कितने अमाउंट का रेंट आपने लिया हो, लेकिन एम्प्लॉयर तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे कर देगा। लेकिन आरएफए में क्या होता है, आरएफए में मकान भी एम्प्लॉयर देता है, होटल की व्यवस्था भी वही करता है, या आपके लिए अगर उनके पास में कोई गेस्ट हाउस नहीं है तो किराए पे लेके भी आपको ही देता है, उससे अपन बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी, आरएफए। आगे जाकर पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए जी, अब बात आती है ये एचआरए भला क्या चीज होती है। तो एचआरए अपन ने ये समझ लिया कि एचआरए जो है ये एक मॉनेटरी पेमेंट होता है रेंट को कंपनसेट करने के लिए। अब पहले बात आती है कि जो एचआरए जो मिलता है उसकी जो डिडक्शन मिलती है वो पार्टली डिडक्शन मिलती है, आपको पार्टली एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए में, क्लियर। पहले बात तो किसको मिलती है, वो सभी कर्मचारी जो इसका पेमेंट ले रहे हैं, एचआरए का पेमेंट अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हैं, उन सबको डिडक्शन मिलती है जी। कितनी मिलती है, तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेप चलती है, 3 स्टेप, और 3 स्टेप में अपन ये कहेंगे, इन 3 स्टेप में से जो विच एवर इज लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, वो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, वो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पहला पहला एलिमेंट, दूसरा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी। क्या हुआ, पहला हमारा एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट था हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और चौथा आया 40 या 50% ऑफ सैलरी। अब सब ये 40 और 50 का क्या जुगाड़ है, अगर आपने जो मकान किराए पे जो लिया है आपने, वो देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये अगर 4 महानगर यानी मेट्रो सिटी में लिया है, तो थर्ड वाली जो लिमिट है वो क्या लगेगी, 50%। थर्ड वाली लिमिट किसके लिए, 50% लगेगी ना, आपने 4 महानगरों में मकान किराए पे लिया है तो कोई से भी 4 महानगर में से। इसके अलावा 4 महानगर के अलावा आपने किसी अदर सिटी में लिया है, तो वहां पर फिर क्या लगेगा, 40% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लियर। और जो इन तीनों में से जो लोअर होगा उसको हम क्या कह देंगे कि ये अमाउंट हमारा एचआरए का क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्लियर है जी। अब आता है कि ये एचआरए की छूट किसको नहीं मिलेगी, एचआरए की छूट किसको मिलेगी, अगर एक एम्प्लॉय अपने खुद के मकान में रह रहा है, खुद के मकान में रह रहा है, और फिर भी उसका एम्प्लॉयर उसको एचआरए कंपनी के रूल्स के अनुसार उसको एचआरए पेमेंट कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट
कि आपने रेंट ले रखा है या नहीं ले रखा है, मेरा काम है एचआरए पे करना, तो मैं आपको एचआरए पे कर रहा हूं, तो वो जो एचआरए अमाउंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो दिस एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई, ये ध्यान रखना, नॉट अप्लाई किसको नहीं मिलेगा, पहला द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द असेसी इज ओन्ड बाय हिम, इज ओन्ड बाय हिम, खुद अगर उसके पास खुद का मकान है तो वो रेंट पे नहीं कर रहा, रेंट पे नहीं कर रहा तो फिर आपको डिडक्शन किस बात की। दूसरा, अगर आप ऐसे मकान में रहते हो जिस वो आपका नहीं है, आपके बुआ जी का है, मामा जी का है, फूफा जी का है, आपके किसी रिश्तेदार का है, आपके किसी फ्रेंड का है, और आप उसको किराया पे नहीं कर रहे हो, तो भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उस केस में क्या होगा, फुली अमाउंट टैक्सेबल, पूरा का पूरा अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, फुल अमाउंट टैक्सेबल, फुल अमाउंट टैक्सेबल, किस केस में, इस दोनों के केस में। क्लियर, चलिए जी, कोई दिक्कत यहां तक। अब बात आती है बार बार ये जो लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी, 40%, 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या है, तो सैलरी का मतलब है हमारे तीन एलिमेंट, अग्नि जल वायु, जिससे मिलकर ये ब्रह्मांड बनाया। तो ऐसे ही ये तीन एलिमेंट जो है वो बार बार काम आएंगे हमारी सैलरी की डेफिनेशन में, तो आप ध्यान रखिएगा। तीन एलिमेंट कौन कौन से, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल, डीए कंडीशनल प्लस परसेंटेज ऑन सेल, परसेंटेज ऑन सेल्स, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सेल्स, या कमीशन ऑन सेल्स बोलो या परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स बोलो, एक ही बात है। तो ये जो तीन एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बेसिक सैलरी, दूसरा एलिमेंट डीए, डीए कौन सा, कंडीशनल, कंडीशनल का ब्रैकेट में सी, यानी वो कंडीशनल का मतलब क्या है, कंडीशनल का मतलब है कि वो जो डीए है वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो इसका मतलब है कि डीए क्या आपका कंडीशनल है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, डीए के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिटायरमेंट एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो डीए कंडीशनल नहीं है। तीसरी चीज, तीसरा एलिमेंट है कमीशन ऑन सेल्स, यानी अगर आपने कोई कमीशन सेल करवाई है कंपनी की, उसके ऊपर जो आपको एक कमीशन मिलता है वो, ये तीन एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे वो हमारा क्या मतलब हो जाएगा, सैलरी का मतलब हो जाएगा। क्लियर है जी, चलिए जी। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी जो लिया जाएगा वो ड्यू बेसिस पे लिया जाएगा, फॉर द पीरियड फॉर विच एचआर इज ग्रांटेड, यानी मान लो मुझे 7 महीने का एचआरए मिला है तो मैं 7 महीने का ही एचआरए लूंगा, यानी मेरे सारे जो तीनों चारों एलिमेंट चलेंगे वो फिर 7 महीने के हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर आपका कहीं भी पीरियड वाला पॉइंट आता है, 12 महीने से कम वाला पॉइंट आता है, तो फिर आपकी तीनों पॉइंट में चेंजेस होगा, वो फिर मंथली कैलकुलेशन चलेगा। इसलिए इफ देर इज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द एग्जाम्पशन शुड बी वर्कड ऑन मंथली बेसिस, आपकी जो कंप्यूटेशन है वो फिर मंथली हिसाब से की जाएगी। किस हिसाब से की जाएगी, मंथली हिसाब से, अगर इन तीनों में अगर कोई चेंज हो रहा है तो। क्लियर, चलिए जी, ये हमारा पूरा का पूरा एचआरए का कॉन्सेप्ट होता है। आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में या तो इसका सेक्शन आता है या इसकी बेसिक कैलकुलेशन आती है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, चलिए अभी हमने ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का एक रूप पढ़ा है, एक पढ़ा है, अभी आगे और पढ़ेंगे इसके। अब आता है हमारा कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेज। मैंने बताया था अलाउंसेज हमारे तीन तरह के होता है, ये हमारा टाइप 1 है, ये हमारा टाइप 1 है, यानी ऐसे अलाउंसेज जिनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस। तो उनमें कौन कौन से नाम है, डीएनएस अलाउंस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले पार्शली एग्जाम्पशन में हुआ करता था। कौन सा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन, क्या वर्ड लिखा हुआ है, अदर देन ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब, ठीक है,
हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, इसके अलावा है। इसका मतलब इनके लिए ये अभी भी क्या है, ये अभी भी पार्शियली एग्जम्प्ट में आएगा। इनके अलावा किसी और अदर एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद एनी अदर कैश अलाउंस, अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी नाम से और कोई कैश अलाउंस मिलता है तो ध्यान रखिएगा कि कैश अलाउंस जो होता है वो क्या होता है, आपका किसी भी नाम से मिले वो सब क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। यानी ऐसा अलाउंस जो आपने सुना ही नहीं, नाम ही नहीं पढ़ा, मान लो ये सब अपन इतने नाम पढ़े, उसके अलावा भी आपको लगता है ये कोई अलाउंस है, तो आप ये मान के चलिए उसे प्राइमरी बेसिस पे आप उसे फुली टैक्सेबल में कंसिडर करके चलिएगा। ठीक है जी, चलिए जी। अब आता है हमारा पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। अब आता है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में क्या होता है, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में दो तरह के होते हैं। एक वो अलाउंस जो आपको ऑफिस पर्पज के लिए मिला था, यानी वो आपको ऑफिशियल एक्सपेंडिचर करने के लिए मिला था और आपने उसको ऑफिशियल पर्पज से आपने उसको खर्च किया है, तो वो अलाउंस जितना पैसा आपने ऑफिशियल पर्पज से खर्च किया है उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अब आपने इससे ऑफिस की यूनिफॉर्म खरीदी है, ठीक है। डेली अलाउंस, आपकी जो डेली रूटीन आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपको जो अलाउंस मिला है वो आपका डेली अलाउंस है ऑफिस आने के लिए। कन्वेंस अलाउंस, आने जाने का जो आपको भत्ता मिलता है वो आपका कन्वेंस अलाउंस। ऑफिस के काम से आप कहीं जा रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, आपको असिस्ट करने के लिए अलाउंस मिलता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको आपको असिस्ट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, रिसर्च अलाउंस। तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, ये सब अमाउंट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। कहां तक, अप टू ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, अप टू ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। जैसे मैं कहूं कि मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस मिला था 25,000 का और मैंने 20,000 की ही यूनिफॉर्म ली है, तो 5,000 मेरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने खर्च कितना किया है ऑफिस के लिए, 20,000 रुपए। तो बाकी का जो 5,000 है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये वो अलाउंसेज है जो आपको ऑफिशियल एक्सपेंडिचर करने तक आपका एग्जेम्प्ट होता है और बाकी का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। क्लियर है जी, चलिए जी। अब आता है इसके बाद, अब इसमें एक और चीज है वो अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, जो कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, कुछ लिमिट तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कंपनी आपको अलाउंस दे रही है, उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, ध्यान रखना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट, ठीक है। इतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को एक बच्चे के लिए 80 रुपए ही मिलता है, तो फिर मेरे एग्जाम का जो क्राइटेरिया वो 100 रुपए नहीं होगा, वो 80 रुपए ही होगा। तो ये जो 100 रुपए है ये तो क्या है, मैक्सिमम, अप टू रुपीज, इसको ये कह सकते हैं अप टू रुपीज 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। और कितने बच्चों के लिए, आपके मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन एग्जिम्ट होगा। यानी आपके पास में मान लो 4-5 बच्चे हैं तो 4-5 बच्चों को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा, ठीक है। अब सब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो हॉस्टल में रहने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉस्टल। हॉस्टल के लिए बताइए, गुजरे जमाने की लिमिट है, आज भी वही चल रही है, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। क्लियर है जी, 300 रुपए तक एग्जाम होगा। एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था कि इनकम टैक्स में आज भी कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जो वर्षों से चली आ रही है और न जाने कौन से गुजरे जमाने की लिमिट्स है, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया है, गवर्नमेंट का कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है जी। चलिए जी, हॉस्टल के बाद में हम पढ़ेंगे इसको ट्राइब, बच्चा ट्रांसपोर्ट में जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ने के लिए, ऐसे मानिए इसको, ऐसे मतलब एक पढ़ने का तरीका है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पहली बात तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाता है वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर ब्लाइंड, हैंडीकैप्ड, इनके अलावा किसी और को मिलता है तो वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन लेकिन अगर ये किसी ब्लाइंड को मिलता है या किसी डीप गूंगे आदमी को मिलता है, डम, या
ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर उसको 3200 रुपए पर मंथ क्या मिलेगा, छूट मिलेगी उसको। पहले ये सभी के लिए हुआ करती थी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, बट इसको लिमिट कर दिया किसके लिए, ब्लाइंड, डीफ, डम, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए कर दिया, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3200 रुपए पर मंथ मिलेगा। क्लियर। चलिए जी, इसके बाद आता है हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस किसको मिलता है, जो एम्प्लॉय जैसे कोल माइंस में काम करता है, उनको नीचे जाकर, जमीन के नीचे जाकर काम करना पड़ता है, तो बड़ा रिस्की काम होता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको एक अलावा, सैलरी के अलावा अलाउंस देते हैं, और वो अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है, 800 रुपए पर मंथ। क्लियर, कितना होता है, 800 रुपए पर मंथ होता है। ठीक है जी, इसके बाद एक और अलाउंस है हमारा ट्राइबल एरिया अलाउंस। याद रखना कि 9 स्टेट में ही मिलता है, 9 राज्यों में ही मिलता है। ठीक है, अब इसमें 9 राज्य होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो पिछड़े हैं, ट्राइबल एरिया में हैं। जब ये कानून बना था, जब ये ट्राइबल एरिया अलाउंस वाला कॉन्सेप्ट डाला गया था, तब ये जो स्टेट है एमपी, यूपी, बिहार, ऐसे याद रखिए, एमपी, यूपी, बिहार, तीन, एमपी, यूपी, बिहार, ये ट्राइबल एरिया है। यहां पर कोई अगर एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट, एग्जेम्प्ट वाली जो लिमिट रहे वो कितनी रहेगी, 200 रुपए पर मंथ रहेगी। क्लियर। अब 9 स्टेट में कौन कौन से हैं, एमपी, यूपी, बिहार, ये तो 3 नाम हो गए। इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक ये हमारे साउथ के जोन हो गए दो। ठीक है, टी के, यानी क्या नाम हो गया, टी के, एमपी, यूपी, बिहार, और टी के, टी से तमिलनाडु, के से कर्नाटक। अब हमारे नॉर्थ वालों में चलते हैं, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं WAT, WAT वाट, WAT वाट, डब्ल्यू से हो गया वेस्ट बंगाल, ए से हो गया आसाम, टी से हो गया त्रिपुरा। तो मेरे कुल मिला के, और एक और बच गया मेरा उड़ीसा। ये 9 स्टेट है, 9 स्टेट में अगर आप काम करते हो, वहां पर आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, तो 200 रुपए पर मंथ से क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए साहब, इसके बाद आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। फील्ड एक नोटिफाइड एरिया होता है, वहां पर अगर आप काम करते हो तो 2600 रुपए पर मंथ मिलता है। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, वहां पर 1000 रुपए पर मंथ मिलता है। पर्टिकुलर इनकी लिमिट्स होती है, बट अभी जो मैंने ये बता दिया, ये लिमिट याद रखना, एग्जाम में हमारे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर अलाउंस का जो पार्टली टैक्सेबल वाला जो पोर्शन है, वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट, कि पार्शली जो टैक्सेबल है इसमें कौन कौन से अलाउंस आते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, नोट्स में मैंने दे दिए हैं। अब आता है तीसरा और लास्ट अलाउंस, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुली एग्जेम्प्ट का मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा आपका अलाउंस क्या हो गया, एग्जेम्प्ट है। किसके लिए, अगर हमने एक पढ़ा था ऊपर कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय है, और सर्विस आप कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में कर रहे हैं, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में परक्यूसिट्स और अलाउंस जो भी आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज बोलो, ये एक ही में कवर होता है, तो इनको जो भी अलाउंस मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। सेंचुरी अलाउंसेस टू जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी क्या होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होता है, पूरा होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके एम्प्लॉय को अगर कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहला, अगर आप भारत के नागरिक है, पहली चीज भारत के नागरिक होने चाहिए। नागरिक का मतलब आपका जन्म इंडिया में हुआ है, भारत की नागरिकता आपके पास में है। और अगर आप आउट ऑफ साइड जाकर जॉब करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, तो जो भी आपको अलाउंस या परक्यूसिट्स मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट, और यूएनओ के एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलता है वो भी पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। चलिए जी, यहाँ पर हमने पढ़ लिया मीनिंग, कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे सैलरी की इनकम कंडीशंस होती है, अलाउंसेज क्या होते हैं, कितने तरह के अलाउंस होते हैं, उनका टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम परक्यूसिट्स को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको लगा ये क्लास फ्रूटफुल रही है, आपको लगता है कि आपने बहुत ही मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।